गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों एज यू नो हमारी जो एथिक्स की क्लासेज चल रही है उसमें दोस्तों हमारा टॉपिक 1 चल रहा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम देखिए ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ये सब हो चुका है, ठीक है। कल हमने देखा था निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, ठीक है, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। गुड आफ्टरनून विराज, ये हमने कल देखा था। आज की क्लास में दोस्तों हम जो डिस्कस करेंगे वो है मूल्य विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है, और मूल्य विकसित करने में समाज की क्या भूमिका होती है, और मूल्यों के विकास में जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है उनकी क्या भूमिका होती है। इस टॉपिक, इन तीनों को हम आज कवर करेंगे। और दोस्तों आज ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। देखो, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। देखिए ये हमारा टॉपिक 1 था, नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। और हमने आपको बताया था कि टॉपिक 1 का जो ये वाला पार्ट है ना, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों, इनके जीवन से जो शिक्षा उपदेश जो हैं, ये वाले टॉपिक को हम 5वें टॉपिक में देखेंगे, जहां पर फिलोसफर्स और थिंकर्स हैं। तो वहां पर हम 5 चीजों को देखेंगे। अब फिलोसफर्स और थिंकर्स तो देखने वाले थे, उस सिलेबस में मेंशन है, प्लस यहाँ जो नेता हैं, सुधारक हैं और प्रशासक हैं, इनको हम वहां भी देखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जैसे महान नेताओं में मान लीजिए गांधी जी महान नेता भी हैं, गांधी जी महान विचारक भी हैं, तो अब ये ओवरलैप करेगा, फिर गांधी जी को यहां भी पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे। तो हमने सोचा इसको टॉपिक 5 के साथ हम डिस्कस कर लेंगे, ये वाला जो पार्ट बचा होगा टॉपिक 1 में। उसके बाद मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका जो है, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, ये वाला आज हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया था टॉपिक 1 जो है यही सबसे ज्यादा जटिल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है पूरी एथिक्स में, बाकी उतने जटिल नहीं है, हम देखेंगे इनको। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखो, अब मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो इसमें पता होना चाहिए कि भाई जो मूल्य है, वैल्यूज है, मूल्य क्या है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। हमको पता होना चाहिए कि मूल्य क्या है, ये पता होना चाहिए, तभी तो देखेंगे मूल्य क्या है, ठीक है। फिर हमको पता होना चाहिए कि भाई मूल्यों के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से मूल्य होते हैं, मूल्यों के प्रकार क्या हैं। फिर अगर हम देखें तो वर्तमान समय में मूल्यों की क्या स्थिति है, वर्तमान में मूल्यों की स्थिति, वर्तमान में मूल्यों की स्थिति। भाई पता है मूल्यों का पतन हो रहा है, देखेंगे इसको हम। अब मूल्यों का पतन हो रहा है तो फिर मूल्य संकट को देखेंगे हम, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज, मूल्य संकट उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब मूल्य संकट जब उत्पन्न हो रहा है तो फिर इसके निदान के उपाय देखेंगे कि जो मूल्य संकट आ रहा है उससे कैसे बचा जाए, वो हम देखेंगे। और फिर आएगा कि निदान के जो उपाय है उनमें फिर आएगा कि इन मूल्यों को विकसित करने में फैमिली का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, और जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक जो संस्थान है, उनका क्या रोल है, ठीक है। इस तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। गुड आफ्टरनून। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले देखेंगे मूल्य क्या है। तो देखो, जो हमारी आपको याद हो 2nd क्लास जो हुई थी ना, बेसिक्स ऑफ एथिक्स, उसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ में वैल्यूज को देख चुके हैं, मूल्य क्या है। तो वहां पर हमने क्या बताया था दोस्तों कि मूल्य वे कसौटियां हैं जिनके आधार पर हम मानव के कर्म को ये डिसाइड करते हैं भाई कि ये उसका कर्म उचित है और ये कर्म उसका अनुचित है, ठीक है, ये कर्म सही है और ये कर्म उसका गलत है,
ये करणीय है यानी ये उसका कर्तव्य है, और ये अकरणीय है यानी ये उसको नहीं करना चाहिए। ये हम इससे डिसाइड करते हैं, सॉरी, ठीक है, मूल्यों के आधार पर डिसाइड करते हैं, ये आपको बताया था। और दूसरा हमने आपको बताया था कि मूल्य जो है ना, ये मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, और मानव जीवन का मार्गदर्शन करके मानव जीवन को परिष्कृत, सार्थक एवं गरिमापूर्ण बनाते हैं। वो वैल्यूज ही तो है ना। अगर मूल्य विहीन जीवन है तो निरर्थक हो जाता है। मूल्य विहीन जीवन निरर्थक है दोस्तों, मूल्य विहीनता की स्थिति उत्पन्न होगी। मूल्य, और क्या बताया था हमने उस क्लास में, कि मूल्य वे हैं जो जीवन में वांछनीय है, डिजायरेबल है, यानी कि जिनको होना चाहिए, जैसे कि दया, करुणा, प्रेम, सत्य, न्याय इत्यादि। तो ये है वैल्यूज, मूल्य क्या है, ठीक है। अब दोस्तों मूल्यों के अगर प्रकारों की बात करें तो एक संदर्भ हम प्रकारों का जो बेसिक्स ऑफ एथिक्स वाली क्लास थी ना, उसमें हम कर चुके थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि मूल्यों के प्रकारों में पारिवारिक मूल्य आपको बताया था, इन्वायरमेंटल वैल्यूज बताई थी, पर्यावरणीय मूल्य, सिविल सेवा हेतु बुनियादी मूल्य, कई सारे प्रकार जो आपको हमने उसमें डिस्कस किए थे। बट यहाँ पर हम मूल्यों के प्रकार का एक दूसरा संदर्भ लेकर देख रहे हैं। देखिए, पहला है दोस्तों सापेक्ष मूल्य, रिलेटिव वैल्यूज। दूसरा है एब्सोल्यूट वैल्यूज, निरपेक्ष मूल्य। अब सापेक्ष मूल्य मतलब किसी के सापेक्ष है। अब ये सापेक्ष मूल्य किसके सापेक्ष होंगे दोस्तों? स्थान, काल यानी समय, स्थान, काल और परिस्थिति, स्थान, काल और परिस्थिति के ये सापेक्ष हैं। इसका मतलब दोस्तों इट मींस, यानी दोस्तों ये जो मूल्य है ना सापेक्ष मूल्य, ये स्थान, काल और परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मूल्य बदल सकते हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट में इनका अलग यूज हो सकता है, बदलते हैं ये, और किसी अन्य कॉन्टेक्स्ट में इनका अलग हो सकता है। देखो इसको एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों गोपनीयता है, गोपनीयता एक मूल्य है, ठीक है। अब गोपनीयता वाला मूल्य जो है, देखिए एक संदर्भ में अगर हम देखें कि भाई हमको राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, RTI, अब राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गोपनीयता नहीं रख सकते, गोपनीयता नहीं रखी जाएगी यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है। वहीं अगर मान लीजिए दोस्तों बात हो रही हो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की, IB की बात हो रही हो, रॉ की बात हो रही हो, तो गोपनीयता रखेंगे। तो ये वैल्यू जो है चेंज हो रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम गोपनीयता नहीं रख रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में हम गोपनीयता रख रहे हैं। समझ रहे हो? गुड आफ्टरनून। दूसरा एक और एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। अब ट्रांसपेरेंसी भी दोस्तों सापेक्ष मूल्य, यानी कि स्थान, काल और परिस्थिति किसी कॉन्टेक्स्ट के में किसी अलग टाइम में बदल सकता है। इसको मान लीजिए कि देखो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, हम मानते हैं इस बात को। बट मान लीजिए कोई डिफेंस डील हो, जैसे अभी हाल ही में मुद्दा हुआ था ना राफेल वाला, राफेल का जो इश्यू हुआ था, तो उसमें गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने राफेल से जो डील थी उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसपेरेंट नहीं किया था, उसमें पारदर्शिता नहीं दिखाई थी। तो यानी कि वैल्यू जो है, मूल्य जो है पारदर्शिता वाला चेंज हो रहा है। किसी कॉन्टेक्स्ट में हम ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं और किसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं। ये होते हैं रिलेटिव वैल्यूज, सापेक्ष मूल्य, यानी स्थान, काल और परिस्थिति के अनुसार ये बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष। ये दोस्तों सार्वभौमिक है, इनका ध्यान रखना, ये बदलेंगे नहीं, ये स्थान, काल, परिस्थिति इसके हिसाब से नहीं बदलेंगे, ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, ये शाश्वत मूल्य है, शाश्वत मूल्य है। फॉर एग्जांपल दोस्तों सत्य, दया, करुणा, न्याय, ये ऐसे मूल्य हैं दोस्तों जो समय, काल और परिस्थिति के अनुसार किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये बदलेंगे नहीं। दीज आर एब्सोल्यूट वैल्यूज, और जो चेंज हो सकते हैं वो रिलेटिव वैल्यूज, सापेक्ष मूल्य। अब आपके दिमाग में हो सकता है यहाँ पर सवाल आ रहा हो कि सर कई बार किसी कॉन्टेक्स्ट में हम सत्य नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी कि संदर्भ के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके अगर झूठ बोलने से, अगर आप झूठ बोल देते हो तो झूठ बोलने से मान लीजिए कोई निर्दोष व्यक्ति है और उस निर्दोष व्यक्ति की जान बच जाती है, आपके झूठ बोलने से उस निर्दोष व्यक्ति की जान बच रही है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि भाई झूठ बोलो आप, तो उस झूठ को उचित माना जाए,
पॉसिबिलिटीज है। बट दोस्तों ये जो सिचुएशन है, इससे इसकी जो शाश्वतता है ना, ये जो शाश्वत है वो कम नहीं होता है सत्य का ऐसी परिस्थिति में। और इसको गीता में भी आपद धर्म कहा गया है, आपद धर्म, गीता में इसको आपद धर्म कहा है। वन सेकंड, गीता में इसको क्या कहा है दोस्तों, अगर आपकी झूठ बोलने से मान लीजिए 10 निर्दोष व्यक्तियों की जान बच जाती है, आप झूठ बोल देते हो और उससे निर्दोष व्यक्ति की जान बच रही है, तो इस झूठ को उचित मान सकते हैं, ठीक है। बट इसको गीता में क्या कहा है, आपद धर्म। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सत्य है वो समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है, ये इसका मायने नहीं आएगा। सत्य जो है हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज में ही माना जाएगा, ठीक है। प्रणाम वंशल। तो ये दोस्तों मूल्यों के प्रकार देख लिए हमने, सापेक्ष मूल्य और निरपेक्ष मूल्य। बाकी जो सेकंड क्लास थी बेसिक्स ऑफ एथिक्स, उसमें हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं। पारिवारिक मूल्य कौन से हैं, पर्यावरणीय मूल्य कौन से हैं, एक संदर्भ जो था मूल्यों के प्रकार का हम वहां भी देख चुके हैं। तो हमने मूल्य देखे, मूल्यों के प्रकार देखे। अब देखते हैं मूल्यों की वर्तमान में क्या स्थिति है। देखो दोस्तों, अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, विज्ञान और तकनीक ने बहुत विकास किया है, ठीक है। बट इसने क्या किया है, जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, जो हमारे परंपरागत मूल्य हैं और जो विश्वास हैं, उन पर प्रहार किया है, ठीक है। तथा इसने और क्या किया है, मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित तो किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, कि मनुष्य जो इंडिपेंडेंट चिंतन कर सकता है, इसके लिए उसको प्रेरित किया है। बट जीवन संचालन के लिए कोई उचित मार्ग का प्रतिपादन नहीं किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, विश्वास हैं, उन पर प्रहार किया है। दूसरा, इसने मानव को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित तो किया है, लेकिन जीवन के संचालन के लिए एक प्रॉपर क्या मार्ग होना चाहिए उसका प्रतिपादन नहीं किया है। यानी वो साइंस टेक्नोलॉजी हमको नहीं बता पाई है। अब इसकी वजह से क्या दिक्कत आई है दोस्तों, इसकी वजह से क्राइसिस ऑफ वैल्यूज उत्पन्न हुआ है, मूल्य संकट उत्पन्न हुआ है। मूल्य संकट कैसे उत्पन्न हुआ है इससे दोस्तों, जब ये मार्ग संचालन का, जीवन के संचालन का मार्ग प्रतिपादित नहीं कर पाए, तो इससे क्या हुआ, भौतिकतावादी संस्कृति का प्रसार हुआ, मेटेरियलिस्टिक कल्चर का प्रसार हुआ। मूल्य विहीन भौतिक विकास के कारण समाज में क्या हुआ, विषमता बढ़ी, शोषण बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, असहिष्णुता बढ़ी, असंवेदनशीलता को बढ़ावा मिला। और देखिए, जाति भेद, लिंग भेद, ऐसी प्रवृत्तियों को भी प्रबल बल मिला। और राष्ट्र के प्रति आस्था, प्रेम, इसमें भी कमी आई, जिससे क्या हुआ, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज, मूल्य का संकट, मूल्यों का संकट स्थिति उत्पन्न हुई। वर्तमान में अगर हम देखें, मूल्यों का पतन हो रहा है, मूल्य विहीन भौतिक विकास हो रहा है, ठीक है। सर सिविल सेवक आ रहे हैं सामने निकलकर, पूजा खेड़कर, पूजा सिंगल भ्रष्टाचार के हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली, एक आईएएस स्टेडियम में कुत्ता अकेले घुस गया, इसमें नैतिकता की कमी है या अपने कर्तव्यों में भटक गए हैं। विराज, ये अलग कॉन्टेक्स्ट में चले जाएंगे हम अगर इसमें डिस्कस करने बैठेंगे तो। हाँ डेफिनेटली आ रहे हैं इशू। पूजा खेड़कर के बाद और भी कई सारे आईएएस ऑफिसर्स की लिस्ट आ गई है, अनऑफिशियल लिस्ट है, मतलब लोगों ने बोला है कि किस किस ने क्या क्या मिसयूज किया था लूप होल्स का। ऑब्वियस सी बात है, नैतिकता की कमी है। अब दोस्तों हम देख रहे थे क्राइसिस ऑफ वैल्यूज, मूल्य संकट। अब मूल्य संकट क्या है, अब मूल्य संकट को दोस्तों सबसे बेस्ट जो डिफाइन किया है हमारे जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने क्राइसिस ऑफ वैल्यूज को बताया। ये क्या कहते हैं क्राइसिस ऑफ वैल्यूज में, कि हम यह जानते हैं कि अच्छा क्या है, ठीक है, हम जानते हैं अच्छा क्या है, और फिर हमको पता है कि ये अच्छा है, तो हम उसकी सराहना भी करते हैं कि हाँ यार सही बात है ये, परंतु उसे अपनाते नहीं है, पहली सिचुएशन। दूसरी, हम यह भी जानते हैं कि बुरा क्या है, हमको पता है कि ये बुरा है, और उसकी निंदा भी करते हैं, और बुरे की हम निंदा भी करते हैं कि अरे गलत है, बट हम उसी के पीछे भागते हैं। यह मूल्य संकट है, ठीक है। क्या समझ में आया भाई, जैसे मान लीजिए ईमानदारी है, ठीक है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है। अभी विराज बोल रहे हैं जो आईएएस ऑफिसर, ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के कई आईएएस ऑफिसर्स बने हैं। अब मान लीजिए ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, हमको पता है ये अच्छे हैं, ठीक है,
ईमानदार होना चाहिए यार, सब बोलते हैं और इसकी सराहना भी करते हैं कि हाँ यार इसका दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म में अच्छे इफेक्ट आते हैं, अगर आप ईमानदार रहोगे तो आपका सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। हम जानते हैं ये सब, उसकी सराहना भी करते हैं। और फिर मान लीजिए हम जानते हैं कि जो रिश्वत लेना है, रिश्वत लेना, या फिर अभी जो विराज बता रहे हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगाना, ये हम जानते हैं भाई, रिश्वत लेना हम जानते हैं कि बुरा है, ठीक है, और हम उसकी निंदा भी करते हैं, सबके सामने बोलते हैं कि हाँ यार रिश्वत लेना तो गलत है, नहीं लेना चाहिए, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव है, किसी दिन किसी एजेंसी के गिरफ्त में आ जाओगे और सब निकल जाएगा जितना भी अब तक किया है, जानते हैं, बट फिर भी उसी के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी करप्शन कर रहे हैं, फिर भी रिश्वत ले रहे हैं। तो ये क्या है? अब ये जो संकट आ रहा है कि यार ये करूं या ये करूं, ईमानदार रहूं या फिर रिश्वत लूं, सब पता है, फिर भी हम किसी एक की तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए इधर जा रहे हैं या फिर इधर जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम रिश्वत लेना एक तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो अब रिश्वत लेने की तरफ जा रहे हैं तो इसका निदान क्या हो, कैसे रोकें इसको, इसका निदान क्या हो, क्या इसका इलाज है, क्या तरीका है? वैल्यू मूल्य का जो संकट हो रहा है, क्राइसिस ऑफ जो वैल्यूज है, इसका क्या है? अब देखो इसका निदान क्या है। मान लीजिए कोई रिश्वत की तरफ जा रहा है तो क्या निदान है उसके लिए? पहले तो एक्सटर्नल कुछ उपाय किए हुए हैं, बाह्य उपाय। बाह्य उपायों में क्या किया हुआ है भाई? बहुत सारे नियम विनियम बनाए हुए हैं, कानूनों को लागू किया है कि भाई उनको अनुचित करने से रोका जाए, ठीक है। फिर कई सारे वही जैसे एक्ट हम बता रहे, कई विधि या कानून बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, सीबीआई है, आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी है। यानी कि बहुत सारे ऐसी एजेंसी हैं, ऐसे संगठन है जिनको एक्सटर्नल रोकने के लिए तैयार बैठाए हुआ है कि कोई अगर ऐसे अनुचित कार्य करता है तो सीधा रडार में आ जाएगा, पकड़ा जाएगा। अब देखो चाहे कितना भी हो, अभी विराज बता रहे हैं पूजा खेड़कर है, बहुत सारे आ गए, अब तो कई सारे आईएएस ऑफिसर्स का, आईपीएस ऑफिसर्स का नाम आ रहा है कि जिन्होंने, किसी ने फेक एससी डॉक्यूमेंट लगाया है, किसी ने फेक ईडब्ल्यूएस वाला फेक डॉक्यूमेंट लगाया है, इवन बता रहे हैं कि किसी ने तो डिसेबिलिटी के फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, कोई लोकोमोटिव डिसेबिलिटी दिखाई है, किसी ने ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी दिखाई है, और सारे फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये क्या है, आ गए ना रडार में इनके, और आ जाएंगे, अगर नहीं आए होंगे तो बाह्य उपाय है। अब दूसरा इसका आता है कि भाई इससे बचने के लिए आंतरिक उपाय क्या है, आंतरिक इंटरनल क्या करना चाहिए? तो इंटरनल तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जो बचपन में ही बच्चों के मन और मस्तिष्क में हम जो उन्नत मूल्य हैं, जो अच्छे मूल्य हैं, उनका बीजारोपण कर दें। बच्चों के मन मस्तिष्क में बचपन में ही उनमें हम ऐसे मूल्य रोपित करें, ऐसे मूल्य डालें कि जो बड़े होकर ऐसा कुछ ना करें। क्यों दोस्तों? जन्म के समय बच्चे का जो मस्तिष्क है ना, वो बिल्कुल कोरे कागज जैसा होता है, और सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वो सब कुछ सीखता है। तो अब जब आंतरिक उपायों की बात आ रही है ना, कि आंतरिक उपायों में क्या किया जाए, अब हमारा वो टॉपिक जो है मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अब यहाँ पर उसका रोल आ जाएगा। एक्सटर्नल तो कर ही रहे हैं, इंटरनल जब हम मूल्यों का विकास कर रहे हैं तो उसके दौरान परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। आंतरिक उपायों के अंतर्गत अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। देखिए, जीवन में मूल्यों को विकसित करने में एवं स्वस्थ नैतिक विकास में हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी और हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थाएं, इनकी भूमिका बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम दोस्तों इस टॉपिक को देखो, पहले परिवार की भूमिका देखेंगे, फैमिली का क्या रोल है, फिर हम देखेंगे कि समाज, सोसाइटी का क्या रोल है, फिर शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं दोस्तों मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका की। तो दोस्तों परिवार की भूमिका की अगर बात करें तो देखो, परिवार जो है ना, वो समाज की एकदम मूलभूत इकाई है और नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। यानी कि दोस्तों बच्चा जो है सबसे पहले वो परिवार में ही सीखता है, अपने परिवार में जो उसको परिवार ने सिखाया है, जो उसके माता पिता ने सिखाया है, वो वही करता है। देखना, इसको ऐसे समझना, जो परिवार में उसको सिखाया है दोस्तों, वो उसी का अनुसरण करता है, और उसी का वो अनुकरण करता है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। कैसे? अनुकरण का मतलब है दोस्तों हूबहू नकल करता है माता पिता की बच्चा, हूबहू नकल।
बच्चा जो है माता पिता का अनुकरण करता है, हूबहू नकल करता है। बहुत सारे रील्स मीम आते रहते हैं इंटरनेट पे, देखो कि किसी के फादर ने मान लीजिए पानी का गिलास फॉर एग्जांपल इस तरीके से पकड़ा हुआ है, तो उनका छोटा बच्चा है वो भी उसी तरीके से पकड़ रहा है, यानी वो सेम अनुकरण कर रहा है, उसका हूबहू नकल कर रहा है, कॉपी करता है बच्चा। दूसरा, वो सेम अनुसरण करता है माता पिता का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी कोई बच्चा है, उसके माता पिता जो है वो उनके माता पिता को, यानी इस बच्चे के दादा दादी को, वो मान लीजिए ठीक से खाना नहीं देते, ठीक है, उनकी ठीक से सेवा नहीं करते, उनका ठीक से ध्यान नहीं रखते, तो आपको क्या लगता है कि ये देख नहीं रहा, ये हूबहू एकदम सेम टू सेम अनुसरण कर रहा है। और जो आप इनके साथ कर रहे हो, यानी अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, सेम टू सेम ये आपके साथ करेगा डेफिनेटली, क्योंकि बच्चा अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है अपने मदर फादर को, जैसा वो करते हैं वैसा ही बच्चा करता है, और वो अनुकरण भी करता है, हूबहू जैसा वो करता है बच्चा भी वही करता है। तो फैमिली का जो रोल है मूल्यों को विकसित करने में, वो बहुत अहम रोल अदा करता है। अब परिवार से कौन कौन से मूल्य सीखने को मिलते हैं बच्चे को? अनुशासन, डिसिप्लिन, कर्तव्य बोध, महिलाओं का सम्मान, उत्तरदायित्व का निर्वहन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिली है फैमिली की उनका आप पालन करो, परस्पर सहयोग करो, बुजुर्गों का आदर करो, एकता रखो, परिवार में प्रेम रखो। ये जो मूल्य है दोस्तों, ये फैमिली ही सिखा सकता है बच्चे को, और वो उसके बाल्यावस्था में ही सिखाई जा सकती है। ठीक है, ये फैमिली का रोल है मूल्यों को विकसित करने में। अब हम बात करते हैं मूल्य विकसित करने में समाज की क्या भूमिका है। समाज भी रोल अदा करता है, क्योंकि मनुष्य क्या है दोस्तों, एक सामाजिक प्राणी है, और व्यक्ति और समाज में अन्योन्याश्रय संबंध है। अन्योन्याश्रय मीन्स इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर निर्भर है। व्यक्ति समाज पर निर्भर है और समाज व्यक्ति पर निर्भर है। व्यक्तियों से समाज बनाए और समाज जो है व्यक्तियों के लिए बनाए, एक दूसरे पर निर्भर है, अन्योन्याश्रय संबंध है। तो अन्योन्याश्रय संबंध है तो समाज भी मूल्यों का विकास करता है बच्चे में, क्योंकि मूल्यों के संवर्धन में और विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब समाज से कौन कौन से मूल्य सीखते हैं बच्चा? क्या सीखता है भाई? सामाजिक एकता समाज से सीखेगा, भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना वो समाज से सीखेगा, शांति, सहानुभूति, समानुभूति, परस्पर सौहार्द, परस्पर समन्वय बना के रहना, ये समाज से सीखेगा। और दोस्तों समाज में देखिए और भी, जैसे शारीरिक विकास के लिए कुछ व्यायामशालाएं होती हैं, स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, क्रीड़ा स्थल होता है, योग शिविर होते हैं, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता होती हैं, इनका भी आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। ये सोसाइटी का रोल आ जाता है मूल्यों के विकास में। परिवार का देखा, समाज का देखा। समाज में दोस्तों एक जैसे सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन। सामाजिकरण क्या है दोस्तों? सामाजिकरण उस दिन हमने बताया था ना, करण जिसके पीछे लगा हो प्रक्रिया होगा सामान्यतः, और जहां वाद लगा होगा वो सिद्धांत होगा, बताया था ना। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समाज में रहना और उसका सक्रिय सदस्य बनना सीखते हैं सामाजिकरण के माध्यम से। और इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य समाज के मूल्यों के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिका के संपादन की कला भी सीखता है। सामाजिकरण के माध्यम से मूल्यों का विकास होता है। कौन कौन से मूल्यों का विकास होता है इससे? देखिए, जो प्रगतिशील मूल्य है दोस्तों, जैसे लिंग समानता, सतत विकास, स्वच्छता। अब जैसे ये लिंग समानता है दोस्तों, अब लिंग समानता जो है, जेंडर इक्वेलिटी, लिंग समानता, तो ये क्या है? सापेक्ष मूल्य है, ये निरपेक्ष थोड़ा है। सापेक्ष कैसे? अगर दोस्तों आज से 100-200 साल पहली बात करें हम, तो क्या लिंग समानता की बात होती थी? जेंडर इक्वेलिटी की नहीं होती थी। ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। विकास के क्रम में लिंग समानता की बात आई कि भाई महिलाओं को भी सेम अधिकार होना चाहिए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ये भी सापेक्ष मूल्य है। आज से 100-200 साल पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती थी। तो ये कुछ ऐसे मूल्य हैं जो प्रगतिशील मूल्य हैं, ये हम सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या रोल अदा करते हैं। अब दोस्तों ये अब स्कूल हो गया, आपका कॉलेज हो गया, फिर आपकी कोई कोचिंग संस्था हो गई, ये क्या है दोस्तों? दो तरीके का होता है इनका जो करिकुलम होता है। एक तो क्लासरूम वाला, भाई जो आपके सिलेबस में है उसके माध्यम से कुछ सीखते हैं, स्कूल कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन है ये सिखाते हैं। दूसरा, कुछ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, सहपाठ्येतर जो गतिविधियां हैं, इनके अलावा उनके माध्यम से सीखते हैं। अब जैसे क्लासरूम के माध्यम से या सिलेबस के हिसाब से क्या भाई, नैतिक शिक्षा का ज्ञान कहाँ मिलता है?
क्लासरूम में मिलेगा उनको अगर पढ़ाया जाए बच्चों को। महान विचारकों, नेताओं, सुधारकों, जो हम अभी बता रहे थे टॉपिक 1 में हमारे में दिया हुआ है, इनकी शिक्षाएं और उपदेशों को पढ़ाया जाना चाहिए। हितोपदेश और पंचतंत्र जैसी हितोपदेश और पंचतंत्र बहुत ही शानदार किताब है, इनको बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। खेल खेल के साथ ये बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखाती है, मोरल एजुकेशन देती है। इनमें कहानियां बताई गई हैं, छोटी छोटी कहानी के माध्यम से बच्चों को सब कुछ सिखाया गया है, ये सब पढ़ाया जाना चाहिए। प्रकृति प्रेम क्लासरूम से ही सीखता है। विद्या ददाति विनयम, यानी दोस्तों विद्या से विनय प्राप्त होता है। और दोस्तों गांधी जी ने तो कहा था कि वह शिक्षा ही क्या जिससे चरित्र का निर्माण ना हो। ठीक है, तो ये जो पाठ्यक्रम वाला है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, वहां से बच्चों में ये सब सीखने को मिलता है, उनके मूल्यों में विकास में ये योगदान देते हैं। वहीं अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो खेलकूद के माध्यम, जैसे उसमें खेलकूद आ जाता है, तो खेलकूद के माध्यम से क्या सीखता है बच्चा? डिसिप्लिन सीखता है, पेशेंस सीखता है, धैर्य, उसका नेतृत्व का विकास होता है, लीडरशिप आती है अंतर्गत, शारीरिक क्षमता का विकास होता है, सहनशीलता उसके अंतर्गत आती है। वही कुछ कल्चरल एक्टिविटीज होती है स्कूल कॉलेजेज में, तो उससे क्या होता है? त्याग सीखता है बच्चा, कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, साइंटिफिक टेम्परामेंट का उसका डेवलपमेंट होता है कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से। और फिर देखा होगा ना अपने स्कूल कॉलेज में एनसीसी है, एनएसएस है, ये सब जो ज्वाइन करते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प और ये, इनके माध्यम से देखो बंधुत्व सीखने को मिलता है, उसको कर्तव्य का संपादन कैसे किया जाता है, मित्रता, सहयोग, ये सब उसको जो स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है इनके माध्यम से, स्कूल या कॉलेज की शिक्षण संस्थाओं की, उनके माध्यम से ये बच्चों को सीखने को मिलता है, यानी कि उनके मूल्यों के विकास में योगदान देते हैं। तो दोस्तों हमने जो पहला टॉपिक है नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, उसमें जो इसका लास्ट था मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं का योगदान, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिए ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है, टॉपिक नंबर 1। वन सेकेंड यार, ये टेक्निकल थोड़ा इश्यू। ये टॉपिक नंबर 1 नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है, अब हम देखो पहला टॉपिक है ना, हमने बताया थोड़ा बड़ा भी है अगर बाकी के कंपैरेटिव में, ये 5वां टॉपिक और बड़ा है बाकी। अब देखो यहाँ से दूसरा टॉपिक है एटीट्यूड वाला, ये कंपैरेटिवली छोटा है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, ये कंपैरेटिवली छोटा है। और इमोशनल इंटेलिजेंस, चौथा जो टॉपिक है ये भी छोटा है, यानी पहला थोड़ा बड़ा था काफी, दूसरा तीसरा चौथा काफी कंपैरेटिवली छोटे टॉपिक है। एक 5वां टॉपिक भी काफी बड़ा है। ठीक है, इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा लगभग जो पहले टॉपिक में लगा था। और जो 6वां 7वां टॉपिक है ये बस ऐसे दिखने में बड़े हैं, ज्यादा उतने बड़े हैं नहीं। ठीक है, फिर हमारा केस स्टडीज का रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारी जो क्लास है मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 बजे डेली लाइव रहती है। ठीक है सर, ये क्लास है 2026-27 वालों के लिए भी। हाँ विराज, बिल्कुल 2024 में मेंस दे रहे हो वो एज ए रिवीजन क्लास यूज कर सकते हैं। 2025, 26, 27 में जो अपना अटेम्प्ट दें वो भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे दोस्तों हम हमारे दूसरे टॉपिक के साथ, अभिवृत्ति वाले के साथ। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड लक।